किस चीज की जी? सर वो जो 18 साल के वोटर का जो हक है वो वापस ले लिया जाए और 25 साल की उम्र बताई जा रही थी कि शायद वोट डालने के लिए उम्र 25 साल कर दी जाए। जी बिल्कुल सर, इसकी कोई सीरियस डिबेट शुरू नहीं हुई सर। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मुझसे सवाल हुआ सर कि ये जो डिबेट चल रही है उस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है। जी। मैंने उसके जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का मौकफ जब कोई ऐसा संजीदा इशू आएगा, ये कोई प्रॉपर प्रपोजल आएगी, पीपल्स पार्टी इस पे अपनी मीटिंग करेगी और फिर इस पे अपना मौकफ देगी। सर मैं उसके ऊपर अपनी जाती राय तो नहीं दे सकता। फिर जब मुझ पर इकरार किया गया तो मैंने कहा मैं अपनी आपकी जाती राय क्या है? मैं कहा जाती राय मेरी जो है वो ये है कि 18 साल की उम्र में जो नौजवान हैं हमारे बच्चे बच्चियां, यकीनन हम उनके वो बड़े ज़हीम हैं, बड़े लायक हैं और उनके लिए बड़े दुआगो हैं, वो दुनिया में तरक्कियां करें। लेकिन ये बात बहरहाल समझदारी की मेरे लिए है कि मेरे जब बच्चे वो 18 साल के थे, वो मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में थे, तो उस वक्त तक उनको घर के मामला चलाने का भी अंदाजा नहीं था। उनको इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी का, इस मुल्क की पॉलिटिक्स का, जिसकी बुनियाद पे तज्जिया करके आप वोट डालने का फैसला करते हैं, वो उस पोजीशन में नहीं थे। ये मेरी जाती राय है। सही। मैंने अपनी राय दी, मैंने कोई मुतालबा नहीं किया, मैंने कोई ये नहीं कहा कि ये एज वे ऐसी होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल ऐसे है कि ये मेरी जाती राय, आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। आपको अपनी राय रखने का हक है, मुझे अपनी राय रखने का हक। बिल्कुल ठीक। उसमें कहा गया कि एक और गुजारिश जरा, उसमें कहा गया तनकीद करते हुए कि देखिए जी, बिलावल साहब को जब चेयरमैन बनाया गया उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी जी। तो मैंने उसकी भी वजाहत की कि बिलावल साहब को बीबी शहीद की वफात के बाद जरदारी साहब को चेयरमैन बीबी ने किया था, जरदारी साहब ने चेयरमैन उनको बनाया, लेकिन वो अपनी तालीम हासिल कर रहे थे और जरदारी साहब को चेयरमैन बने और को चेयरमैन के तौर पे वो पार्टी चलाते रहे टिल देन के बिलावल साहब ने वापस आके पार्टी टेक ओवर की एट द एज ऑफ अराउंड 30 और उसके बाद जरदारी साहब डबल पी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर बन गए। सर साकिब साहब जी, कायरा साहब ये बताइएगा कि फारूक सत्तार साहब ने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ईद के बाद 28वीं तरमीम आ रही है और उसमें शिक्कें जो है वो हमारी भी शामिल होंगी। अब उनकी शिक्कें शामिल क्या होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने एक बात कर दी, कहीं हुकूमती तरफ से उनसे बात की गई होगी। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ चीज़ें शेयर हुई हैं कि ऐसी कोई सोच है कहीं ना कहीं? और दूसरी साथ ही बता दीजिएगा, क्योंकि वो मामला भी इससे जुड़ा हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त रद्द अमल भी दिया कि कराची को वफाक के अंडर जो है वो किया जाए। देखिए, कराची को वफाक के अंडर किया जाए ये उनकी राय है और पाकिस्तान के अंदर हम तो जो फेडरल एरियाज थे हम तो उनको सूबों के अंदर मर्ज करके और पाकिस्तान के अंदर जो है वो वफाकी जो ढांचा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब कोई ये मुतालबा अगर कर रहा है और इस बुनियाद पे कर रहा है कि जी कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो ये तो एक और मसाइल पैदा करने का निजाम होगा, हल करने का तो नहीं। ये उनकी राय है, उन्होंने ये मुतालबा किया बुनियादी तौर पे अब एक एतराज करते हुए है। मुझे तो ये हैरानगी है कि उन्होंने कहा कि ये जो वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक तकलीफ दे, ये जो गुल प्लाजा गिरा है, गुल प्लाजा सारे मुल्क के अंदर जो प्लाजाज बने हुए हैं, आप जरा इस्लामाबाद, लाहौर, किसी शहर में चले जाइए, कराची में चले जाइए, हैदराबाद में चले जाइए, पेशावर में जितने प्लाजाज बने हैं जी, शायद ही कोई प्लाजा ऐसा होगा और खासतौर पर जो पुराने थे कि जिनके अंदर एग्जिट्स को प्रॉपर बने हों या सारे सेफ्टी मेजर्स हों या आग बुझाने का सामान हो, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं। ये ओवरऑल हमारे मुल्क का एक कमजोर स्ट्रक्चर है। इस पे किसी एक जमात को गाली देना शुरू कर देना और उस पे एतराज उठा देना, हाँ गवर्नमेंटें रही, इस प्लाजे की बिल्डिंग का नक्शा किस दौर में पास हुआ? सारी जमातें कराची की मेयर रही हैं, क्या उन मेयरों के दौर में नक्शे निकाल के देखा जाए फिर कि कौन से प्लाजे जो हैं वो उनके नक्शे कब पास हुए और कैसे पास हुए? तो ये सारी बातें इस तरह मेरे ख्याल है करने की जरूरत नहीं है, हादसे को हादसा लेना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो ये जेनोसाइड हो रहा है, तो क्या इस सारे इस अमल के अंदर खुदा न खास्ता सिर्फ
एमक्यूएम के लोग या उर्दू स्पीकिंग लोग शहीद हुए और उर्दू स्पीकिंग के सारे नुमाइंदे एमक्यूएम वाले, और क्या उसमें बाकी कौमियतों के लोग नहीं है? वो एमक्यूएम वाले भी उर्दू स्पीकिंग सारे ही हमारे भाई बहने हैं, लेकिन उनके सबके नुमाइंदे वो नहीं है, बट हो भी तो इवन देन ये कहना कि जी हमारा जेनोसाइड हो रहा है, ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। हाँ, ये बात कि जी वो अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहते हैं, वो कोई और मुतालबा करते हैं, वो तो बहुत अरसे से कराची के सूबे की बातें करते रहे जी। उनका हक है, करें। पीपल्स पार्टी अपना हक रखती है, पीपल्स पार्टी इसको रिएक्ट करती है और करना चाहिए, क्योंकि हम इसके मुखालिफ हैं, हमारे पास इनका मैंडेट है, हम इस सोच को अपोज करते हैं, वो अपनी सोच को लेकर चले, लोगों के पास राय लेकिन सर मामला सिर्फ एमक्यूएम तक नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 18वीं तरमीम को चार्जशीट कर दिया इस मामले के ऊपर, जहां से इस बहस का आगाज हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने लाहौर की भी बात की कि दारुल खिलाफा जो है सूबे का उसको बना दिया गया, सारे इख्तियार लाहौर के पास हैं, कराची के पास सारे इख्तियार हैं, पेशावर के पास हैं सब इख्तियारात और कोयटा के पास है सब इख्तियारात। ये नीचे मामलात गए नहीं हैं जिस तरह से हम चाह रहे थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, वो हुई नहीं है। वो किसको चार्जशीट कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं? मैं अर्ज करूं, ख्वाजा साहब तो अपने आप को ही करें, क्योंकि उनकी अपनी जमात है पंजाब में बैठी हुई, पहले भी उनकी अपनी जमात थी, इससे पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी, हमारी तो नहीं थी पंजाब में। और उनको एतराज हो सकता है सिंध के ऊपर कि सिंध में जो निज़ाम है उसके ऊपर वो बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, उनके ख्याल में हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन वहाँ एक निज़ाम काम कर रहा है, पंजाब में तो काम ही नहीं कर रहा। और पंजाब में अगर किसी एक जगह इख्तियार मुर्तकज़ हो गया है पंजाब लाहौर में, तो ये रेवोल्यूशन का इशू है। अगर आइन की किसी शिक पे अमल नहीं हुआ तो ये समझना चाहिए कि क्या तरमीम करके उस जो पहला इख्तियार दिया गया वो विड्रा करना मसले का हल है, या जो अमल दरामद नहीं हुआ अमल दरामद करना चाहिए। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आप किसी शिक को, किसी प्रोसेस को अडॉप्ट किए बगैर, उसका नफा नुकसान देखे बगैर, उसकी कामयाबी नाकामी देखे बगैर आप उसको विड्रा करने की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं हैरान हूँ, मैं आप दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, मीडिया से भी, ये 18वीं तरमीम का जिक्र क्या है? 18वीं तरमीम अब कोई तरमीम नहीं है, अब तो वो आइन है। 18वीं तरमीम का नाम 18वीं इसलिए है कि उस वक्त 17 तरमीम हो चुकी थी, 18वीं तरमीम वो आई और उसमें 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे। क्या सारी तरमीम स्ट्राइक करनी है? अगर किसी की तजवीज है तो वो क्या तजवीज दे रहा है? वो एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, या सारे की सारी तजवीज कर रहा है कि सारी खत्म कर देनी चाहिए? ये मुझे हैरानगी है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पहले बहस ये करनी चाहिए कि आर्टिकल कौन से अमेंड करने हैं, तरमीम लानी क्या है, तजवीज क्या है, फिर देखेंगे कौन सी जमात उस पर क्या राय देती है। हर जमात को हक हासिल है और उसका प्रोसेस मौजूद है। पीपल्स पार्टी को पसंद आए तो पीपल्स पार्टी साथ देगी, ना पसंद आए तो नहीं। और अगर पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं है और मेजॉरिटी की राय मुख्तलिफ है तो वो मेजॉरिटी की राय चलनी है, ये तो बात तयशुदा है। आइन में अमेंडमेंट है तो 2/3 अक्सरियत चलनी है। अगर पीटीआई सारी जमातें मिलकर वखरा फैसला करें तो पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी? लिहाजा जो तरीकाकार है उस पे रहिए, और पीपल्स पार्टी अपने हक के तौर पे, अपनी जो उसको मैंडेट है उसके तौर पे वो एतराज उठाने का हक रखती है। लेकिन हम भी कोई डंडे उठा के तो नहीं लड़ रहे, हम भी अब अपना मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज हमें कबूल नहीं होगी। लेकिन कबूल ना होने की वजह कि आइन के अंदर जो तरीका कार है, अगर उसके मुताबिक आपके पास मेजॉरिटी है तो आइए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी कि जो भी पंजाब में वज़ीर आला आता है वो लाहौर पे फोकस रखता है और लाहौर को अपना समझता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिंध में जो वज़ीर आला आया हो उसने कराची को ओन किया हो। मैंने अर्ज किया जी, इसके मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर मैं अपनी राय दे चुका हूँ, उन्होंने कोई बातें तो करनी है ना।